AS1, AS2 and AS4 we have done 3 accounting standards. सबसे पहले AS1 हम लोग ने 6 पॉइंट्स में कंप्लीट किया था. AS1 में यही बोला था डिस्क्लोजर क्या था, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. लेकिन ये स्टैंडर्ड में सबसे पहला पॉइंट था डिस्क्लोजर इज मैंडेटरी फॉर ऑल कॉर्पोरेट एज वेल एज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज. And accounting principle means rules of accounting. Accounting policies means methods to follow the accounting principles for presentation and preparation of financial statements. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. और अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज मेथड्स मैंने बताए थे. 6 अलग अलग मेथड है. कौन से हैं? नंबर 1 मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, method of calculation of cost for valuation of inventory, treatment of borrowing cost, treatment of investment, treatment of foreign exchange and treatment of lease. So ये मैंने तुमको 6 एग्जांपल्स दे दिए थे. और जितने भी significant accounting policies है they are to be disclosed at one place in notes to account. फिर उसके बाद में how to select an accounting policy, primary consideration, true and fair. But if there are more than one policies and both are true and fair, both seems to show true and fair position, then we have to go for secondary consideration. और उसमें क्या क्या है? नंबर 1 prudence, substance over form and materiality. As per prudence, recording of more expenses and future losses provision should be done today, and recording of income and contingent assets on the date when you actually receive it. So that's conservatism, prudence. और उसके बाद in short we have to account for future uncertainties. and फिर substance over form में मैंने मेन तो एग्जांपल दिया था तुमको एसेट का, कि अगर हम लोग सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है खाली एसेट का ही केस नहीं होता है. कभी भी कोई भी केस में अपने को देखना चाहिए रियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन. क्या देखना चाहिए? रियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन देखना चाहिए. और रियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से अपने को इफेक्ट देना चाहिए. वी शुड नॉट लुक एट द लीगल फॉर्म ऑफ द ट्रांजैक्शन. फिर आ गया मटेरियलिटी. अगर मटेरियल है तो उसका हमको उसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी चाहिए. और अगर मटेरियल नहीं है, मटेरियलिटी का डेफिनेशन अगर सेटिस्फाई नहीं करता कोई ट्रांजैक्शन, तो उसको इमीडिएटली राइट ऑफ कर देना चाहिए. बहुत सारे एग्जांपल्स दिए मैंने मटेरियलिटी के. फिर क्या आ गया? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन. देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल. इफ नॉट फॉलोड देन नोट इज टू बी रिटर्न. तो डिस्क्लोजर चाहिए. इफ फॉलोड नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड. फिर क्या आ गया? व्हेनेवर एनी अकाउंटिंग पॉलिसी इज चेंज देन फॉलोइंग डिस्क्लोजर. व्हाट आर द डिस्क्लोजर्स? Old policy, new policy, reason for change in impact on current year and next year, and if such impact cannot be measured, then that fact should also be disclosed. और 3 reasons है for change in accounting policy. Number 1, for compliance of accounting standard, for compliance of statute, and for better presentation of financial statements. और ये सारे क्वेश्चन आंसर जो दिए उसके साथ नॉट गोइंग कंसर्न का भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बराबर ना? असाइनमेंट भी दिया था. अगर तुमने ईमानदारी से किया तो ये टॉपिक परफेक्ट हो जाता है. फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया था दैट वाज AS2. और AS2 में 10 पॉइंट्स करवाए थे मैंने. इन AS2 वी हैव डन 10 पॉइंट्स. लास्ट में जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट भी दिया था ना. AS2 is for valuation of inventory. This accounting standard is also mandatory. और इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है to learn how to calculate the cost of inventory, how to calculate the NRV, and how to decide the value to be shown in balance sheet until it is sold and recognized as sales. और ये वाले टॉपिक में बोला था इन्वेंट्री को डिफाइन कैसे किया था. 3 आइटम इन्वेंट्री है. दैट इज held for sale in ordinary course of business, held in the process of production, held for consumption, raw materials and stores, बराबर. और held for sale in ordinary course of business का मतलब हो गया finished goods. held in the process of production का मतलब क्या हो गया? semi finished goods. and held for consumption हो गया raw materials and supplies. अच्छा, इन्वेंट्री एसेट है. एसेट क्या होता है? जो एक्सपेंसेस फ्यूचर में बेनिफिट्स दे उसको बोलते हैं एसेट. फिर AS2 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन. 4 पॉइंट्स दिए, जरा रीड करोगे. पहला पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, बराबर. एग्जांपल क्या दिया है? वहां पे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? और उसके बाद में अपन ने क्या लिखा है? वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग सर्विस कॉन्ट्रैक्ट. कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? AS7. उसके बाद में क्या लिखा हम लोग ने? वर्क इन प्रोसेस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय
service providers. Example is incomplete service provided by chartered accountant and medical service in progress. कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होना है इधर? और लास्ट पॉइंट क्या दिया है? प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री लाइक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मिनरल ऑयल्स, ओर्स, गैसेस, लाइव स्टॉक इज ऑल्सो नॉट कवर्ड बाय दिस स्टैंडर्ड. सच इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट फेयर वैल्यू. ये फेयर मार्केट वैल्यू पे होती है. नाउ वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स एंड WIP. वैल्यूएशन का रूल दिया हुआ है. क्या लिखा है? फिनिश गुड्स एंड WIP आर वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV whichever. तो फिर कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा. अभी NRV कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा. कॉस्ट कैन बी आइदर कैलकुलेटेड, लेकिन कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या आएगा? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेरिएबल एंड फिक्स्ड एंड अदर कॉस्ट अप टू डेस्टिनेशन. या तो ऐसे कैलकुलेट करोगे. इससे मिल जाएगा टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय total units produced and you get cost per unit that should be multiplied by unsold inventory. या अगर कैलकुलेट नहीं कर सकते, डिटेल्स नहीं है, तो अपने पास दो नॉन हिस्टोरिकल मेथड भी है. कौन से? रिटेल प्राइस मेथड और स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड. लेकिन ये जो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड है ये कैसे मिलेगा? परचेज प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट प्लस नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लाइक फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, बराबर. लेकिन अगर कोई गलती से अपन ने रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऐड कर लिए तो निकालने का माइनस GST क्रेडिट, सैनवेट, ड्यूटी ड्रॉबैक माइनस कर देने का. और फिर दूसरा ये फिक्स्ड ओवरहेड्स जो होता है ना, फिक्स्ड ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स में जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स होता है वो कौन से कॉलम में फिक्स होता है? अमाउंट कॉलम में या CPU कॉलम में? लेकिन अपने को एस्टिमेट निकालने के लिए, टोटल कॉस्ट का एस्टिमेट निकालने के लिए कौन से कॉलम में फिक्स करना है? CPU कॉलम में फिक्स करना है. तो अगर CPU कॉलम में फिक्स करना है उसको, तो अपने को एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड यूज करना पड़ेगा. उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स अपॉन नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट्स. तो उससे अपने को CPU में फिक्स मिल जाएगा. लेकिन अगर एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन से ज्यादा है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स विल कम इन डिनोमिनेटर. समझा क्या तुम लोगों को? सो उससे अपने को मिल जाएगा फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट में फिक्स्ड अमाउंट, बराबर ना. अमाउंट कॉलम का फिक्स नहीं, CPU में फिक्स मिल जाएगा अपने को. फिर उसके बाद में टोटल कॉस्ट में क्या क्या नहीं लेना चाहिए वो दिया हुआ है. टोटल कॉस्ट में माइनस करने का एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स. इन शॉर्ट कॉस्ट ऑफ डैमेज गुड्स. इन्वेंट्री से माइनस करके PNL में ट्रांसफर करते हैं ना हम लोग. और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे जो इन्वेंट्री को लाने के लिए होते ही नहीं है, उनको बोला जाता है आफ्टर डेस्टिनेशन एक्सपेंसेस. क्या क्या माइनस होगा? नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज कॉस्ट एंड इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट. ये सारे माइनस कर देना चाहिए. नॉर्मल और एबनॉर्मल वेस्टेज भी समझाया था. नॉर्मल लॉस तो अनअवॉइडेबल है, कभी रिकॉर्ड होता ही नहीं है, खाली क्वांटिटी से माइनस कर देने का, बिकॉज गुड यूनिट्स बेयर द लॉस. और एबनॉर्मल लॉस को पहले वैल्यू करने का. कैसे वैल्यू करने का? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन इनपुट क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी इनटू एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी. इससे एबनॉर्मल वेस्टेज मिल जाएगा. तो बोला था ना इन्वेंट्री से माइनस करो, इन्वेंट्री से हटा दो और उसको इन्वेंट्री से हटा के उसको PNL में ट्रांसफर करने का. किधर ट्रांसफर करने का? इट शुड बी रिटर्न अप टू PNL. तो देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है. पॉइंट नंबर 2 पढ़ो क्या लिखा है? Abnormal loss is avoidable in nature and it is excluded from closing stock and written up to P&L statement in the year in which it is incurred. It is calculated as under total cost of production upon input quantity minus into unsold quantity करते थे तो closing stock की वैल्यू मिल जाएगी, and into abnormal loss quantity करोगे तो abnormal loss की वैल्यू मिल जाएगी. समझा? फिर आगे NRV. अभी NRV में भी 2 है. फिनिश गुड्स के NRV के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस. सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सेलिंग प्राइस इन माइनस सेलिंग एक्सपेंस, कमीशन वमीशन कुछ भी रहेगा तो मिल गया NRV ऑफ फिनिश गुड्स. लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे ना. सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ फिनिश गुड्स माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन. तो अपने को क्या मिल जाएगा? NRV ऑफ सेमी फिनिश गुड्स. एक बार ये दोनों मिल गया तो विच एवर इज कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर. आ जाते हैं रॉ मटेरियल्स एंड सप्लाईज. रॉ मटेरियल्स एंड सप्लाईज तो बाय हार्ट हो जाता है.
बाय हार्ट कर सकते हैं हम लोग. क्या बोला है? इफ रॉ मटेरियल्स एंड सप्लाईज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन फिनिश गुड्स. इफ फिनिश गुड्स, उल्टा बोल दिया मैंने. इफ फिनिश गुड्स विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन रॉ मटेरियल, पहले राइट बोला था क्या? क्या था? इफ फिनिश गुड्स इन विच रॉ मटेरियल्स एंड सप्लाईज आर इनकॉर्पोरेटेड is expected to be sold at cost or above cost, then unsold raw materials will be valued on cost. And if finished goods in which raw materials and supplies are incorporated is expected to be sold below cost, then raw materials, unsold raw material, unused raw materials, unsold nahi, unused raw materials will be valued at replacement cost. ये अपना point number क्या था? 6. Now point number 7 was कॉस्ट फार्मूला. कॉस्ट फार्मूला में अगर तुम्हारा स्टॉक यूनिक है, इंटरचेंजेबल नहीं है, देन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, आइटम बाय आइटम बेसिस कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर. बट इफ योर स्टॉक इज नॉट यूनिक, इफ इट इज सिमिलर, इंटरचेंजेबल, देन फीफो और वेटेड एवरेज मेथड. डिस्क्लोजर में 2 रिक्वायरमेंट क्या क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड नंबर 2 इज वैल्यू ऑफ स्टॉक इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये हो गया कंप्लीट. उसके बाद में हम लोग ने आगे जाके है ना एक पॉइंट नंबर 9 किया था. पॉइंट नंबर 9 वाज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. इफ यू रिमेंबर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या था? देख लो, पॉइंट नंबर 9 आएगा इधर. ये आ गया. वैल्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स. रीड कर लो, याद आ जाएगा. क्या लिखा है? एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS2 वैल्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग यूनिट्स शुड बी मेड एट कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विच एवर इज लोअर. पॉइंट नंबर 1, नॉर्मल NRV विच इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस विल नॉट अफेक्ट दिस. तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स के लिए कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विच एवर इज लोअर. लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने वाला है ड्यू टू डिक्लाइन इन प्राइस, तो फिर कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर. तो पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है? इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू, देन वी विल वैल्यू गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल NRV. We will value the goods on the basis of normal NRV. ये हो गया. पॉइंट नंबर क्या था अपना? 9. एक लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10 भी आया था, जो हमारा लास्ट पॉइंट था, ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स. अभी ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स क्या लिखा आप लोग ने? एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS2 एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट ओवर शुड बी मेड इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ सेल्स एट रेशियो ऑफ सेल्स एट सेपरेशन पॉइंट. लेकिन यूनिट्स सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस नहीं, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू सेलिंग प्राइस. इंडिविजुअल जो भी सेलिंग प्राइस है उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर लो तो इंडिविजुअल कॉस्ट बन जाएगा. फिर डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस कर लो तो कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा, और वो कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर लो अनसोल्ड यूनिट. लेकिन अगर बाय प्रोडक्ट है तो पहले जॉइंट कॉस्ट में से बाय प्रोडक्ट का NRV माइनस करो और फिर नेट जॉइंट कॉस्ट का वही ट्रीटमेंट, सेम टू सेम. सो देख लो, यहाँ पे हम लोग ने बाय प्रोडक्ट के लिए भी लिखा हुआ है. क्या लिखा है? एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS2 नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट विल बी रिड्यूस फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट, टोटल जॉइंट कॉस्ट. तो टोटल जॉइंट कॉस्ट में से NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? नेट जॉइंट कॉस्ट. फिर ट्रीटमेंट ऑफ नेट जॉइंट कॉस्ट वही करने का, वो जो नेट जॉइंट कॉस्ट है उसको सेल्स रेशियो में एट सेपरेशन पॉइंट जो भी सेल्स है उसको वो रेशियो में एलोकेट कर दो. इंडिविजुअल नेट जॉइंट कॉस्ट मिल जाएगा. डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस, कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड क्वांटिटी. बोलो बच्चों, समझा सब लोगों को? सो दिस वाज अवर 10th पॉइंट. आफ्टर दिस आई हैव डन वन मोर टॉपिक, AS4. नाउ AS4 एंड AS4 तो बहुत ही छोटा था एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दो वी हैव डन मेनी एग्जांपल्स, बट एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दैट वाज वेरी स्मॉल. क्या लिखा है? कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. बट कंटिंजेंसी इज ऑन बैलेंस शीट डेट, दैट इज इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन ऑन द बैलेंस शीट डेट एंड it will complete after the balance sheet date till the date of approval of account. Then we call it as event occurring after the balance sheet date. If that incomplete transaction is completed after the balance sheet date till the, अरे तुम जरा यहाँ ध्यान देना प्लीज ना, टाइम पास मत करना. मैं क्या टाइम पास कर रहा हूं क्या? जब मैं पढ़ाता हूं तो यू हैव टू बी हियर. व्हाट नॉनसेंस यू आर डूइंग. एक बार क्या नोट्स देखेगा, वो घर पे देखने का. जब मैं यहां पे पढ़ाता हूं तो यू हैव टू बी सिंक विथ मी. इडियट,
मैं इग्नोर करूं, कितना इग्नोर करूं? पहले तेरे को मेरे रिदम में आना पड़ेगा। एम आई डूइंग टाइम पास? यहां पे सब दिख रहा है ना, वहां पे तू कैसा खट करके कितना पढ़ लेगा? ध्यान दो जरा, पहले सीखने को सीखो एंड डोंट इरिटेट मी। क्या लिखा है? एज पर एज फॉर कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है? और बोलने का, जब बोलने का रहता है तो इधर टाइम पास नहीं चालू है। ये लास्ट में सब याद आएगा, याद रहेगा तुम लोगों को। एज पर एज फॉर कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन ऑन विच डेट, और वो अगर कंप्लीट हो गया बैलेंस शीट डेट के बाद में टिल द डेट ऑफ अप्रूवल, तो उसको क्या बोलेंगे? इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सो टॉपिक का नाम है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स। अगर इवेंट नहीं हुआ तो ट्रीटमेंट किसका देने का? और अगर इवेंट हो गया तो फिर ट्रीटमेंट किसका देने का? कंटिजेंसी का या इवेंट का? इवेंट का ट्रीटमेंट देने का। बोलो समझा क्या? कंटिजेंसी पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है? कंटिजेंसी मीन्स ये जो ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट होना या नहीं होना मेरे कंट्रोल में है क्या? ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ कंटिजेंसी, अगर कोई इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है बैलेंस शीट डेट को और वो बाद में कंप्लीट नहीं हुआ, बैलेंस शीट डेट के बाद टिल द डेट ऑफ अप्रूवल अगर कंप्लीट नहीं हुआ, तो ट्रीटमेंट किसका देना पड़ेगा? कंटिजेंसी का। तो देखो, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो अपने को गेन देने वाला है, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है। लेकिन अगर ये कंप्लीट होने पे हमको लॉस होने वाला है, तो वो लॉस को एनालाइज करेंगे इन 3 पार्ट्स। सबसे पहले हाई प्रोबेबिलिटी, तो एंट्री पास करेंगे पीएनएल टू प्रोविजन को, अमाउंट भी मालूम होना चाहिए। अगर लो और रिमोट केस है देन नो ट्रीटमेंट, और अगर मॉडरेट केस है, अदर केसेस है 5 से लेके 50% चांसेस ऑफ अकरेंस, तो क्या करने का? नोट लिखने का बैलेंस शीट के नीचे। कंटीजेंट लायबिलिटीज में 3 चीज होनी चाहिए। नंबर 1 नेचर ऑफ लॉस, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी लॉस एंड फैक्टर ऑफ अनसर्टेनिटी। ये 3 पॉइंट उसके अंदर मेंशन होने ही चाहिए। क्लेम फॉर डैमेजेस, ये नेचर ऑफ लॉस है। 4 रुपीज 50 lakhs ये अमाउंट है। नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट, अभी तक लाइबिलिटी ट्रीट नहीं किया, क्यों? बिकॉज द डिसीजन इज पेंडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ। ये फैक्टर ऑफ अनसर्टेनिटी है। कोर्ट ऑफ लॉ का डिसीजन मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जो नोट बनाएंगे उसमें ये 3 चीज अपने को मेंशन करनी चाहिए। फिर उसके बाद में अगर बिल डिस्काउंटेड येट नॉट मैच्योर्ड है, तो 100% वो ऑनर होने वाला है। फिर भी नोट लिखने का, क्योंकि सब लोग कन्वेंशनली लिखते हैं तो हम भी लिखेंगे। लेकिन यहां पे मैंने 2 पॉइंट और दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? इफ कंटिजेंसी अराइज्ड actually happened after the balance sheet date till the date of approval of account, then treatment of events should be given, contingency should not be given. ट्रीटमेंट ऑफ कंटिजेंसी तभी तक देने का जब तक इवेंट नहीं होता है। अगर इवेंट हो गया तो वो एडजस्टिंग इवेंट होगा। इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया तो बैलेंस शीट डेट में आएगा। वो कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं कि अगले साल का ट्रांजैक्शन हो गया, बैलेंस शीट डेट में एडजस्ट करेंगे, उसको बोलेंगे एडजस्टिंग इवेंट। समझा क्या? नहीं, बैलेंस शीट डेट को इनकम्प्लीट और कंप्लीट हो गया तो एडजस्ट करो। हैव यू अंडरस्टूड? एसेट्स के केस में ये सब रूल्स अप्लाई नहीं करना, क्योंकि एसेट के केस में आता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है अगर हमारा कंट्रोल ओवर द एसेट है, रिकॉग्नाइज करो, नहीं है तो मत रिकॉग्नाइज करो। वहां पे रिकॉग्निशन, डी रिकॉग्निशन विल नॉट बी on the basis of other rules, it will be on the basis of substance over form, that is on the basis of control over the asset, not on the basis of legal ownership. फिर उसके बाद आ गया events after the balance sheet date। अरे क्या लिखा? events सिंपल भाषा में जो इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन थे ना 31 मार्च को, जिसको हम कंटिजेंसी बोल रहे थे, वो कंप्लीट हो गए। वो कंप्लीट होने से अगर अपने को गेन होता है तो बोलेंगे फेवरेबल इवेंट। क्या बोलेंगे उसको? फेवरेबल इवेंट का कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट डेट को कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अनफेवरेबल हो गया तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। देखो 31 मार्च को ये इनकम्प्लीट था क्या ये वो इवेंट है जो 31 मार्च को इनकम्प्लीट था? तुम बोलोगे यस, तो बोलने का तो एडजस्टिंग इवेंट। क्या ये वो इवेंट है जो 31 मार्च को इनकम्प्लीट था? तुम बोलोगे नहीं, 31 मार्च को कुछ नहीं था, तो ये न्यू इवेंट है। न्यू इवेंट अगले साल रिकॉर्ड करना, बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है।
हैव यू अंडरस्टूड? तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, रिजल्टिंग इनटू लॉस में क्या बोला है? एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग. कंटिजेंसी एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट? यस, एडजस्टेड. कंटिजेंसी डू नॉट एग्जिस्टेड, न्यू इवेंट डोंट एडजस्ट. लेकिन कोई ऐसा इवेंट जो नॉन एडजस्टिंग है जिसने हमारे गोइंग कंसर्न को हिला के रख दिया, बराबर ना? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय अर्थक्वेक है तो न्यू इवेंट, बट अब आगे बिजनेस नहीं कर सकते. तो AS4 के हिसाब से कोई ट्रीटमेंट नहीं देने का, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में क्योंकि नॉट गोइंग कंसर्न हो गए ना, AS1 का डिस्क्लोजर होएगा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस. उसमें बोला हुआ है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस आर नॉट फॉलोड देन डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड. बताना पड़ेगा भाई ये लास्ट बैलेंस शीट है, इसके आगे कोई बैलेंस शीट नहीं बननी है. और हम अकाउंटिंग भी जो कर रहे हैं अब रियलाइजेबल वैल्यू पे कर रहे हैं, हम एसेट को प्रॉपर रेट पे डेप्रिशिएट नहीं कर रहे, पूरा डेप्रिशिएट कर रहे हैं. जितना बिकने वाला है वो वैल्यू रख रहे हैं, बाकी डेप्रिशिएट कर रहे हैं. लोन का रीपेमेंट अभी जल्दी होएगा तो पेनल्टी भी पे करेंगे हम लोग. तुमने नॉट गोइंग कंसर्न वाला देखा था ना केस, उसमें नॉट गोइंग कंसर्न में हमने नॉर्मल अकाउंटिंग नहीं की थी, नॉर्मल अकाउंटिंग नहीं की थी. वहां पे जो जो एबनॉर्मलिटीज हो वो पॉइंट्स बना लो, वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करवाया था ना, जो जो भी एबनॉर्मलिटीज हो वो पॉइंट्स बना लो, वो सब नॉट गोइंग कंसर्न की अकाउंटिंग है. कभी एग्जाम में आ गया ना 5 मार्क का भी क्वेश्चन आ गया ना, 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन, तो राइट हो जाएगा और आने का पूरा पूरा चांसेस है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 दोनों टच करता है उसको. सो इवन दिस टॉपिक इज डन. फिर उसके बाद लास्ट 2 पॉइंट क्या थे? कोई ऐसा इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है लेकिन आफ्टर द डेट ऑफ अप्रूवल हुआ है. आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, आफ्टर द डेट ऑफ अप्रूवल, तो उसको इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट नहीं बोलते. उसको ये नहीं बोलते कि जो इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन था कंप्लीट हो गया. अरे कंप्लीट, इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया तो मैं बैलेंस शीट में उसको कंप्लीट मानूंगा, उसको रिकॉग्नाइज करूंगा, एडजस्ट करूंगा, लेकिन वो कंप्लीट कब तक होना चाहिए? जब तक मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं. साइन मार दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रीज हो गया, उसके बाद नहीं. सो डेट ऑफ अप्रूवल के बाद अगर कोई इवेंट है तो वो इवेंट को हम लोग इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट नहीं बोलते, उनको हम लोग एडजस्ट नहीं करते. अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, मटेरियल अमाउंट, तो मैं कहां पे लिख सकता हूं? डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिख सकता हूं, विच इज नॉट एन, हाँ वो हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं है. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? फिर उसके बाद में ये वाला स्टैंडर्ड भी हो गया. हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए, वी हैव डन मेनी क्वेश्चन. सो फ्रॉम माय साइड आई हैव कंप्लीटेड all revision of the 3 accounting standard 1, 2 and 4. ठीक है ना?